हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे थे भूगोल और भूगोल विषय के अंतर्गत अब तक हमने 2 लेसन हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। पहला था संसाधन और विकास और सेकंड लेसन वन और वन्यजीव संसाधन। आज हम एक नए लेसन की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर फर्स्ट और सेकंड लेसन्स जो स्टूडेंट्स बाद में जुड़े हो हमारे चैनल से, तो फर्स्ट और सेकंड लेसन्स हमारे चैनल्स की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाके वहां से उसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, वहां पे जितने भी वीडियो बनी है फर्स्ट और सेकंड लेसन्स की वो वहां पे उपलब्ध हो जाएंगे, आपको आसानी से उसको देख सकते हो, उसका लाभ ले सकते हो। आज हम जो थर्ड लेसन स्टार्ट करेंगे वो लेसन का नाम है जल संसाधन यानी कि वाटर रिसोर्स। आप सभी को पता है जो मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, भोजन है, वायु है, रोटी है, कपड़ा है और आवास है, उस सुविधाओं के साथ साथ उन आवश्यकताओं के साथ साथ जो जल है वो भी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में माना जाता है। सांस लेने के लिए जैसे वायु की आवश्यकता होती है वैसे ही हमें अपने जीवन के लिए जल की आवश्यकता होती है। और अगर हम जल की बात करें सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन यही आता है कि जल है वो किस प्रकार का संसाधन है। यहीं से क्वेश्चन पुट हो जाता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जल है वो एक नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन है। अब क्वेश्चन दूसरा पुट होता है कि जल है वो एक नवीकरणीय संसाधन क्यों कहा जाता है। देखो, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका एक बार उपयोग करने के पश्चात हम दोबारा से उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, तो जल है उसका अगर हम एक बार उपयोग कर लेते हैं, मान लेते किसी इंडस्ट्रीज के अंदर या कहीं भी एक बार उपयोग कर लेते हैं, घरों में मान लेते हैं कपड़े धोने के लिए एक बार यूज कर लेते हैं, तो उसी जल का कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे रिसाइकल करके तकनीक के माध्यम से दोबारा से उसका उपयोग किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि एक बार उपयोग कर लिया तो दोबारा उपयोग नहीं होगा। मान लेते फॉर एग्जांपल के तौर पे घरों में कपड़े साफ करते हैं, जो कपड़े धोते हैं वो जल जो धोने के पश्चात जो बचता है वो कहीं पार्क के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर, घास के अंदर डाल के हम उसका दोबारा से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी कारण से कि जल है एक बार उपयोग होने के पश्चात दोबारा से उसका उपयोग किया जा सकता है, इसलिए जल है वो एक नवीकरणीय संसाधन है। इसके अतिरिक्त जो वाटर साइकिल के बारे में आपने पढ़ा होगा 7th क्लास 8th क्लास के अंदर, जो जल चक्र होता है, वो जल चक्र भी क्या होता है कि जो जल सागरों के अंदर होता है, सागर में जो जल होता है वो जल वाष्प के माध्यम से वाष्प बनता है और वो वाष्प कहां पे, बादलों के रूप में जाता है, बादलों में, और वो बादलों से कहां, वर्षा के रूप में। वर्षा कहां आएगी, धरातल पे, और धरातल से बहकर पुनः कहां चला जाएगा सॉरी कहां चला जाएगा, सागरों के अंदर या महासागरों के अंदर पुनः चला जाएगा। ठीक है, तो वो जल है वो क्या है, एक साइकिल बनाता है, वाटर साइकिल कहा जाता है जिसको, वो साइकिल के माध्यम से पुनः उसकी पूर्ति होती रहती है। ठीक है, इसलिए वो एक क्या है, एक नवीकरणीय योग्य संसाधन कहा जाता है। ये क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज के अंदर, जो अभ्यास के जो प्रश्न है वहां पे आपको मिलेगा कि जल है वो एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य संसाधन क्यों कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम जल के पृथ्वी के ऊपर वितरण की बात करें तो हमें ज्ञात है कि धरातल के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर 71 जो पार्ट है, 71% है वो जल है और 29% है वो क्या है, स्थल है। ठीक है, स्थल है 29%, यानी कि 3/4 हिस्सा ये मान के चले लगभग वो क्या है, जल से घिरा हुआ है। वो जल है वो कहां कहां पे पाया जाता है, वो उसका जल का पृथ्वी के ऊपर वितरण की बात की जाती है। तो उसके वितरण की बात करें हम, जल के वितरण की, तो हम पाते हैं कि जो महासागर है, महासागर, सागर,
या खाड़ी जो है जिनको बोलते हैं, वहां पे इस 71 पार्ट्स का अधिकतर जो हिस्सा, यानी कि पृथ्वी पर जो जल मौजूद है उसका अधिकतर हिस्सा महासागर, सागर और खाड़ियों के अंदर पाया जाता है, और वो लगभग 97.25% है। पृथ्वी पर मौजूद जल का 97% हिस्सा है वो महासागरों के अंदर, सागर एवं खाड़ी के अंदर पाया जाता है, जो उपयोगी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर लवण की मात्रा, खारेपन की मात्रा इतनी होती है कि न तो इसको सिंचाई के लिए, न पेयजल के लिए, न मनुष्य अपने भोजन या कपड़े साफ करने के लिए इसका उपयोग कर सकता है। ठीक है, तो इतना प्रतिशत अधिकतर जो हिस्सा कहाँ पे पाया जाता है, महासागरों के अंदर। इसके अतिरिक्त अगर दूसरे जो सोर्स की बात करें जल के, वो है हिमानिया। हिमानी यानी कि बर्फ से ढकी हुई जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, वहां पे कुल मौजूद जल का 2.05% हिस्सा है, यानी कि मात्र 2% हिस्सा है वो हिमानियों के रूप में मौजूद है। और वो हिमानिया कैसे, जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, तो वो बर्फ जो जमा है वो भी है। इसके अतिरिक्त जो ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वत है, एंडी जो रॉकीज पर्वत है, आल्प्स पर्वत है, वहां पे जो बर्फ जमा रहती है, ग्रीनलैंड वाला हिस्सा है, साइबेरिया का हिस्सा, वो जो क्षेत्र है जहां पे बर्फ जमा रहती है धरातल के ऊपर, वो जो जल के रूप में मौजूद है वो मात्र 2.05% है। इसके अतिरिक्त तीसरा जो महत्वपूर्ण स्रोत है जहां पे जल मौजूद होता है वो है भूमिगत जल। ठीक है, भूमिगत जल है वो मात्र 0.68% है, यानी कि 1% भी जल नहीं है। भूमिगत जल जो ग्राउंड से हम ट्यूबवेल, कुएं और बोरवेल के माध्यम से हम धरातल से जो खींचते हैं जो जल, वो जल पृथ्वी पर मात्र 0.68% है। ठीक है, जिसका हम अधिकतर जो हमारा उपयोगी है वो यही है, चाहे वो कृषि के अंदर सिंचाई के रूप में, इसके अतिरिक्त मनुष्य की जो आवश्यकता होती है, चाहे रोटी कपड़ा जो भी बनाना है, या जो वस्त्र साफ करने हैं, भोजन तैयार करना है, स्नान करना है, कुछ भी करना है, वो अधिकतर जो हिस्सा वो भूमिगत जल के माध्यम से पूर्ति होती है। और वो कितना है, मात्र 0.68%, यानी कि धरातल पर मौजूद जल को हम 100 लीटर मान लेते हैं, तो भूमिगत जल है वो आधे लीटर के बराबर है। आधा लीटर जल ऐसा है जिसका हम उपयोग करते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि जल बचाइए जीवन बचाइए। ठीक है, क्योंकि बहुत कम मात्रा है, और अगर ऐसे उपयोग करते रहे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये समाप्त हो जाएगा, और जो महासागरीय जल है वो हमारे उपयोगी नहीं है, तो जल का संकट पैदा हो सकता है धरातल के ऊपर। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो और जो सोर्स बचते हैं उनमें झीलों को भी शामिल कर लिया जाता है। झील जो है उनके अंदर 0.01% जल है वो मौजूद है, यानी कि नाम मात्र का बहुत ही कम मात्रा में जल है वो झील, तालाब एवं जोड़ों के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम भूमि के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर वितरण की बात करें तो सर्वाधिक जल कहाँ पाया जाता है, महासागरों के अंदर। इसके अतिरिक्त भूमिगत जल की मात्रा कितनी है, 0.68% है, जो नाम मात्र की है, जिसका हम उपयोग करते हैं। हमारे लिए उपयोगी कौन सा है, भूमिगत जल ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, जिसका हम अधिकतर आवश्यकताओं के लिए आवश्यकताएं पूरी करते हैं, तो वो मात्र 0.68% है। तो इस प्रकार से जल का वितरण है वो धरातल के ऊपर देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त ये तो हो जाता है कि जल का वितरण की बात कीजिए। अगर हम भारत के अंदर बात करें तो भारत के अंदर जो विश्व का जो जल है वो 4% के आसपास है वो प्राप्त होता है। ठीक है, भारत का जल प्राप्ति के अंदर 133वां स्थान है, बहुत कम मात्रा में जल है वो भारत के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो इसके अंदर एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसके ऊपर और डिस्कशन कर लेते हैं, और वो है जल दुर्लभता। जल दुर्लभता, जल दुर्लभता किसे कहा जाता है। ठीक है, देखो सिंपल सी चीज है, ये क्वेश्चन आता है जल दुर्लभता वाले भी पेपरों के अंदर, कि एक ऐसी स्थिति, यानी कि जल दुर्लभता एक ऐसी स्थिति होती है जब मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जल उपलब्ध नहीं हो पाता है।
ठीक है, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है जब मनुष्य अपनी आवश्यकता के लिए जल प्राप्त करने में असमर्थ महसूस करता है, चाहे वो भोजन बनाने के लिए हो, चाहे कृषि में सिंचाई करने के लिए हो, चाहे कपड़े धोने के लिए हो, या स्नान करने के लिए, कोई भी आवश्यकता है, जब उसको जल उपलब्ध नहीं होता है तो वो सिचुएशन क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी जल दुर्लभता। जल दुर्लभता के कारण भी पूछे जाते हैं कई बार कि जल दुर्लभता से क्या अभिप्राय है या उसके कारण बताइए जल दुर्लभता के। तो इसके 2-3 कारण होते हैं। सबसे पहला जो कारण अगर बात करें हम, तो जल का दुरुपयोग। जल का दुरुपयोग जो होता है वो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारक है। कैसे होता है दुरुपयोग, कि हम किसी क्षेत्र के अंदर सिंचाई की आवश्यकता है, उससे ज्यादा सिंचाई करते हैं, तो जल का क्या है, दुरुपयोग है। हमें पीने के लिए मान लेते हैं 1 लीटर पानी की आवश्यकता और हम वहां पे 5 लीटर पानी लेके आए और बाकी बचा हुआ पानी है वो धरातल पर गिरा देते हैं, ठीक है। या जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा अगर उपयोग कर रहे हैं आप जल का, तो वो क्या है, जल का दुरुपयोग हो रहा है, ठीक है। और दुरुपयोग के कारण क्या है कि जो जल मौजूद है वो एक समय में खत्म हो जाएगा, और खत्म हो जाएगा क्या, जल दुर्लभता की स्थिति पैदा हो जाएगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वो है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण देखिए, एक प्रकार से अंडरग्राउंड वाटर के अतिरिक्त जो सरफेस जो वाटर है, जो नदियों के अंदर जो पानी है, वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से कृषि के अंदर सिंचाई के लिए। लेकिन क्या हो रहा है, समय के साथ साथ वो नदियां हैं वो प्रदूषित हो रही हैं, ठीक है। और प्रदूषण की मात्रा इतनी बढ़ गई है उनके अंदर कि उनका जल है वो पीने लायक या हमारे उपयोग के लायक नहीं रह पाता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो नदियों के आसपास जो बस्तियां स्थित हैं, तो उनके सामने क्या स्थिति पैदा हो जाएगी, वो स्थिति पैदा हो जाएगी जल दुर्लभता की स्थिति। जब उनको अपनी आवश्यकता के लिए जल उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि वो प्रदूषित जल है उसको तो नहीं पी सकते, उससे कपड़े साफ नहीं कर सकते, भोजन नहीं बना सकते, तो उनके सामने एक ऐसी विकट स्थिति पैदा हो जाएगी कि जब अपनी वो आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी जल दुर्लभता। तो जल प्रदूषण भी एक महत्वपूर्ण कारक है इसके अंदर। इसके अतिरिक्त और भी कारण हो सकते हैं, जैसे डिमांड हो सकती है, मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि हो रही है समय के साथ साथ। कैसे हो रही है ये मांग में वृद्धि, देखो एक समस्या जो हम पहले भी चर्चा कर चुके, एक समस्या होती है तीव्र जनसंख्या वृद्धि। ये जो स्थिति है ये सब जगह पे आपको देखने को मिलेगी। तेजी के साथ क्या है, तेजी के साथ बढ़ती हुई जनसंख्या है। अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो उसका प्रभाव क्या है, भूमि जो संसाधन उसके ऊपर भी देखने को मिलेगा, उसका प्रभाव है उसका पर्यावरण के ऊपर भी देखने को मिलेगा, और उसका प्रभाव है जो वाटर रिसोर्स है धरातल के ऊपर, जो जल संसाधन है उनके ऊपर भी देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो जो वाटर रिसोर्स है, जल संसाधन है, वो एक सीमित मात्रा में मौजूद होते हैं। लेकिन जनसंख्या वो तेजी के साथ बढ़ रही है तो उसकी डिमांड भी बढ़ रही है। पीने के लिए जल ज्यादा चाहिए, सिंचाई के लिए ज्यादा चाहिए, कपड़े धोने के लिए, भोजन पकाने के लिए जल ज्यादा चाहिए होगा, ठीक है। और वो जल है वो सीमित मात्रा में, डिमांड बढ़ रही है, डिमांड की पूर्ति नहीं होगी तो क्या स्थिति पैदा होगी, जल दुर्लभता की स्थिति है वो पैदा होगी इसके अंदर। इसके अतिरिक्त और भी कारण हो सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें असमान वितरण की, असमान वितरण, धरातल पर क्या है, जल का वितरण है वो असमान रूप से देखने को मिलता है। अगर हम किसी देश के अंदर बात करें, किसी राज्य, किसी डिस्ट्रिक्ट, किसी गांव के अंदर बात करें, तो जल का वितरण वो असमान रूप से देखने को मिलता है। कोई राज्य ऐसा है जहां पे नदियां ज्यादा, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, वहां पे नदियां ज्यादा है तो जल उपलब्ध हो जाता है। राजस्थान जैसा राज्य है जहां पे मात्र एक नहर इंदिरा गांधी नहर के रूप में है, नदियां बहुत कम है, एक मौसम विशेष में नदियों का बहाव होता है, वो है। गुजरात वाला इलाका है, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र का कुछ सूखा प्रभावित इलाका है। ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जल के सोर्स नहीं है, संसाधन नहीं है, उपलब्ध नहीं है। तो जहां पे जल के संसाधन उपलब्ध नहीं है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जल दुर्लभता का सामना करेंगे वहां के लोग,
क्योंकि उनके सामने एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि उनको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जल उपलब्ध नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वो स्थिति क्या कहलाएगी, वो जल दुर्लभता कहलाएगी। तो ये जो चारों के चारों मेजर पॉइंट्स हैं इसके अंदर, ये चारों के चारों हैं वो जल दुर्लभता को पैदा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अगर इन पे ध्यान नहीं दिया जाता है तो एक ऐसी विकट स्थिति मनुष्य के सामने निकट भविष्य में दिखाई देगी कि मनुष्य को पेट्रोल और डीजल की तरह, पेट्रोल पंप की तरह वाटर के पंप खुले हुए दिखाई देंगे। ठीक है, और वहां पे हमें लाइन में लगना पड़ेगा एक एक बोतल जल के लिए। जितना हम आज बर्बादी कर रहे हैं जल की, वो अगर ऐसी बर्बादी रही तो वो समय ज्यादा दूर नहीं है जब हमें पेट्रोल पंप की तरह जगह जगह वाटर पंप खुले हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति, जल दुर्लभता की स्थिति पैदा न हो, इसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें इन चीजों के ऊपर विशेष रूप से फोकस करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो एक तो जल का धरातल के ऊपर वितरण और जल दुर्लभता और उसके कारणों के ऊपर चर्चा की। आज इसको लंबा नहीं खींचेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक्स लेके पुनः हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।